हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति है। जुलाई का ये मंथ फुल ऑफ आईपीओज है और ऐसे में 23 जुलाई को 2 आईपीओ ओपन होने जा रहे हैं, जिसमें एक है इंडिक्यूब स्पेस लिमिटेड का आईपीओ। अब ऐसी ही एक कंपनी लास्ट वीक भी एक्सचेंज पे लिस्ट हुई ही है, स्मार्ट वर्क कोवर्क स्पेस का आईपीओ। तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल तो सेम है, लेकिन इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आईपीओ की क्या डिटेल्स है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और किस तरीके के लिस्टिंग बेनिफिट हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को जानना काफ़ी ज़रूरी है अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो। क्योंकि काफ़ी सारे आईपीओज हैं, तो अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है ताकि वहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट हो वो सही जगह यूज़ हो। तो कंपनी की डिटेल्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं किसी कंपनी पे, किसी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे रीड किए जाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस कैसे लगाई जाती है, अगर ये जानना चाहते हैं, या फिर अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका जो पैसा है वो काफ़ी अच्छे रेट से कंपाउंड होता है, तो इन सभी चीज़ों की अगर आपको गाइडेंस चाहिए या कोई आपको नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उसके बाद इसके फाइनेंशियल्स को देखेंगे। तो बिजनेस मॉडल की बात करें तो 2015 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये रेडी टू यूज़ ऑफिस प्रोवाइड करती है काफ़ी बड़ी कंपनीज़ को, चाहे वो मिड टू लार्ज स्केल की कंपनी है या फिर कोई स्टार्टअप है या बिग एमएनसीज है, इन सबको रेडी टू यूज़ ऑफिस प्रोवाइड करती है। तो ये जो है ये ऑफिस स्पेस, जो वर्क स्पेस सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करती है, जो कस्टमाइज बेसिस पे भी होते हैं। तो चाहे वो किसी कंपनी को कस्टमाइज बेसिस पे कोई ऑफिस चाहिए या फिर फुल ऑफ एमिनिटीज़ जैसे इंटीरियर का या फिर आईटी सर्विसेज हो या कैफेटेरिया हो, ये सभी एमिनिटीज़ से लोडेड जो ऑफिस स्पेस है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है टू अदर कंपनीज़। अब यहाँ पे ऑफिस स्पेस के अलावा कंपनी सिक्योरिटीज़ की फैसिलिटीज़ या फिर क्लीनिंग फैसिलिटीज़, आईटी फैसिलिटीज़, ये भी सारी फैसिलिटीज़ पैक करके अदर कंपनीज़ को ऑफ़र करती हैं। तो अगर किसी कंपनी को एक वर्क स्पेस की ज़रूरत है तो उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है यहाँ पे बच जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की जो कंपनीज़ हैं, इंडिक्यूब जैसी कंपनीज़, ये इनको एक वन स्पेस सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है, जहाँ पे हर तरीके के जो सॉल्यूशन है, चाहे वो स्पेस के लिए हो या मीटिंग रूम हो, कैफेटेरिया हो, एमिनिटीज़ हो, सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी हो या फिर इंटरनेट की फैसिलिटी हो, क्लीनिंग फैसिलिटी हो, ये सारा एक पैकेज में करके ये कंपनीज़ को जो है रेडी टू यूज़ करके देती हैं। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है। इसके अलावा इंडिया में इनके 15 सिटीज़ में 15 लोकेशंस पे 115 सेंटर्स हैं। तो सभी बड़ी सिटीज़, चाहे बेंगलुरु हो, पुणे हो, मुंबई हो, गुड़गांव हो, हैदराबाद हो, इन सभी लोकेशंस पे इनके सेंटर्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो कंपनी की प्रेजेंस जो है वो काफ़ी अच्छे लोकेशंस पे है, इंडिया काफ़ी बिग सिटीज़ में इनके प्रेजेंस है। और इसके अलावा कंपनी का एक मोबाइल ऐप भी है, जिसके थ्रू जो है आप चाहे वो मीटिंग रूम बुक करना हो या फूड ऑर्डर करना हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी चाहिए, कैब वगैरह बुक करना हो, उसकी फैसिलिटीज़ भी इनके मोबाइल ऐप के थ्रू हो जाती है। तो जिस तरीके का कंपनी ने अपना बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है, तो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देती है उन कंपनीज़ को जिनको वर्क स्पेस की ज़रूरत होती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और इस तरीके की कंपनीज़ हमने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा देखी हैं जो एक्सचेंज पे लिस्ट हुई हैं। जैसे ऑफिस स्पेस का भी हमने आईपीओ देखा था, वी वर्क का भी बिजनेस मॉडल कुछ हमने ऐसा ही देखा था। तो इस तरीके की कंपनीज़ का जो मार्केट में जो प्रेजेंस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल हो गया। अब यहाँ पे कंपनी जो है पुरानी बिल्डिंग्स को रेंट पे लेके उनको मॉडिफाई करके और फिर दूसरे कंपनीज़ को ये जो है ऑफ़र करती है, ऑफिस स्पेस के रूप में उनको प्रोवाइड करती है। तो कंपनी का इस तरीके की जो कंपनीज़ है जो थर्ड पार्टी से भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प लेती हैं, तो इनके पास जो है लोन और डेट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे जिसको ये सर्व कर रही हैं दूसरी कंपनीज़ को, उनको सर्व करने से पहले उनको एक जो है पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ता है, जिसके लिए थर्ड पार्टी से, जैसे मैंने आपको बोला कि ये रेंट पे स्पेस लेती हैं, तो इनको रेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। फिर उसमें फर्नीचर्स वगैरह लगाए जाते हैं, तो फर्नीचर की डेप्रिशिएटिंग वैल्यू होती है, तो फर्नीचर्स का डेप्रिशिएशंस होता है, उसके लिए जो मशीनरीज यूज़ होती हैं। तो इस वजह से इन ऐसी कंपनीज़ के पास जो है वो डेट भी काफ़ी रहता है। तो ये कंपनी का बिजनेस मॉडल है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। अब इनके फाइनेंशियल्स में काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स है, इसलिए इसको काफ़ी ध्यान से देखिएगा। यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे कि असेट में कैसी ग्रोथ देखी जा रही है लास्ट 3 ईयर्स में। तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी के असेट में हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अब रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू में भी लास्ट 3 ईयर्स में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और लास्ट 1 ईयर में इसके रेवेन्यू में अराउंड 27% का जो है वो ग्रोथ देखने को हमें मिला है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है आपको देखने में लगेगा कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है जहाँ पे 23 में 198.11 करोड़ का था, और वो नेक्स्ट ईयर फिर बढ़ गया। और यहाँ पे जो इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो लॉस तो है, लेकिन लॉस काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है। इनफैक्ट 59% से इन्होंने अपना जो लॉस है वो रिड्यूस किया है। तो कंपनी प्रॉफिट में तो नहीं आई है, लेकिन कंपनी ने अपने लॉसेस जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस, अराउंड 60% तक इन्होंने अपने लॉसेस को रिड्यूस कर दिया है, तो ये एक अच्छा साइन है। अब यहाँ पे हमें देखने वाली बात ये भी है कि कंपनी का जो एबिटा है, तो एबिटा हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का एबिटा जो है वो उसमें ग्रोथ है क्या, तो कंपनी के एबिटा में तो ग्रोथ है। अब एबिटा क्या कहलाता है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। तो यहाँ पे कंपनी की जो अर्निंग है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले और डेप्रिसिएशन से पहले जो है वो हमें दिख रही है कि कंपनी प्रॉफिटेबल, मतलब कंपनी की जो अर्निंग है वो हमें ग्रोइंग दिख रही है। लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि इस तरीके की जो कंपनी है, जैसा मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंपनी के पास जो है अक्सर डेट रहता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये दूसरी जगह से रेंट लेते हैं, रेंट पे जो है बिल्डिंग्स लेते हैं, फिर उसको ऑफिस में कन्वर्ट करते हैं। काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर वर्क्स यहाँ पे होता है। फर्नीचर क्या है, डेप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट है। तो ऐसे बिजनेस में जो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जब हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की, तो यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब डेप्रिशिएशन लेस कर दिया जाता है तो इसकी वजह से ये लॉस मेंशन यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर अर्निंग की बात करें हम, इसका इंटरेस्ट पे करने से पहले, टैक्स पे करने से पहले और डेप्रिशिएशन से पहले, तो यहाँ पे इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन जब ये सब हटा देते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो हमें लॉस में दिख रहा है। तो हम अगर मेन चीज़ देखें तो यहाँ पे आप डिफरेंस समझिए कि लॉस किस रीज़न से हो रहा है। तो लॉस होने का रीज़न ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो है वो प्रोडक्शन कम हुआ है या फिर कंपनी ने सस्ते रेट पे सामान बेच दिया है, ऐसा लॉस नहीं है। लॉस है डेप्रिशिएटिंग प्रोडक्ट के, जो डेप्रिशिएटिंग वैल्यू वाले प्रोडक्ट है उसमें जो डेप्रिशिएशन हो रहा है उसकी वजह से लॉस है। मीन्स कंपनी का आप रेवेन्यू देख रहे हैं, रेवेन्यू में ग्रोथ है, रेवेन्यू में ग्रोथ है, एबिटा में ग्रोथ है। तो इन सब चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को जब हम कंबाइन करके देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी कंपनी ने लास्ट ईयर अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी जो है 59% का लॉस भी जो है रिड्यूस किया है। तो ये ज़्यादा कंसर्निंग चीज़ नहीं है। अब नेटवर्थ की बात करेंगे तो कंपनी का नेटवर्थ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको माइनस में दिख रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस भी हम देखेंगे कि कंपनी का रिजर्व और सरप्लस जो है वो मार्च 24 में तो प्लस में था, लेकिन फिर यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस इनका माइनस में दिख रहा है। बोरोइंग्स कंपनी के पास बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे जो आप फाइनेंशियल्स कंपनी के देख रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कंपनी के पास रेवेन्यू हमें अच्छी दिख रही है, रेवेन्यू कंपनी अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लॉस में दिख रहा है, लेकिन फिर एबिटा अच्छा दिख रहा है। तो इन सब की वजह से कंपनी का बिजनेस मॉडल इस तरीके का है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें बोरोइंग्स भी देखने को मिल रही हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लॉस भी देखने को मिल रहा है। तो इनके रिटर्न रेशोज अगर हम देखेंगे तो कंपनी के रिटर्न रेशोज हम यहाँ से देख सकते हैं कि ROE जो है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका माइनस में है, रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है। रिटर्न एंड कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत अच्छा है, 34.21% का। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कि जितना कैपिटल कंपनी लगा रही है उस पर क्या कंपनी को अच्छा रिटर्न आ रहा है। तो जो कैपिटल कंपनी लगा रही है उस पर कंपनी को अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 34.21% का है, 15% से ज़्यादा है, तो ये एक अच्छा ग्रोथ का साइन है। डेब्ट इक्विटी रेशियो कंपनी का -110.58 का है, पैट मार्जिन माइनस में है। आईपीओ की डिटेल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे ये आईपीओ ओपन होने वाला है 23 जुलाई को, ये आईपीओ ओपन होगा एंड 25 जुलाई को ये क्लोज हो जाएगा। 30 जुलाई को ये कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी, और अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो 28 जुलाई को इसका रिजल्ट आउट हो जाएगा, और 29 जुलाई को या तो अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो आपकी डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, या फिर इसका अगर नहीं मिलता है तो रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। 30 जुलाई को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी।
फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर का यहाँ रखा गया है। आईपीओ का प्राइस 237 पर शेयर का हायर कट ऑफ पे रखा गया है। एक लॉट में 63 शेयर्स रहेंगे, तो रिटेल कैटेगरी में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये आईपीओ जो है वो फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल दोनों ही टाइप का है, दोनों ही मिक्स है। तो टोटल इस आईपीओ का जो साइज है वो 700 करोड़ का है, तो ना बहुत बड़ा आईपीओ है ना छोटा है। 700 करोड़ का आईपीओ का साइज है, जिसमें से 650 करोड़ का फ्रेश इशू है। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्यों जो भी पैसा कंपनी रेज करने वाली है वो फ्रेश इशू से रेज करने वाली है। ज़्यादातर जो पैसा है वो फ्रेश इशू से में रेज करने वाली है, जिसे कंपनी अपने ग्रोथ के लिए, लोन पेमेंट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यूज़ करेगी। और यहाँ पे जो पुराने प्रोमोटर्स हैं वो अपने स्टेक्स को सोल्ड करके जा रहे हैं, तो यहाँ पे 50 करोड़ जो है ऑफर फॉर सेल है। उसके बाद यहाँ पे इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को 22 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ये हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लिए। अब इस आईपीओ से जो कंपनी फंड रेज करेगी तो उसको कई जगह यूज़ करने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपने न्यू सेंटर्स ओपन करने वाली है, अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए यूज़ करने वाली है, जो काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। तो काफ़ी सारे जब न्यू सेंटर्स ओपन होंगे, इनकी इनकम रेज होगी, तो उस रेज्ड इनकम से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो और ऊपर जाएगा, लोन रिड्यूस होगा। उसके अलावा कंपनी लोन रिपेमेंट के लिए भी यहाँ पे 93 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी अपने लोन रिपेमेंट के लिए यूज़ करने वाली है। अब जब लोन रिपेमेंट होगा तो वहाँ पे इंटरेस्ट भी कम लगेगा, तो इसकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस में और अच्छी जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी अपने कुछ अदर कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी अपने फंड को जो है वो यूज़ करने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी का जो आईपीओ से फंड रेज करने का जो ऑब्जेक्टिव है तो वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी न्यू सेंटर और एक्सपेंशंस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। अब बात करते हैं यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के लिए। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे सिर्फ 10% शेयर्स ही रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि लास्ट 3 ईयर से कंटिन्यूसली यहाँ पे लॉस शो कर रही है कंपनी, इसलिए यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 10% शेयर्स रखे गए हैं। अब एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी ऑलरेडी 314.32 करोड़ रुपीज़ जो है वो रेज़ कर चुकी है। और अब बात करते हैं हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में फ़िलहाल इसका जो रेट चल रहा है वो है 24 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 10 to 12% तक की लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्टेड है। तो अब इन सब के बेसिस पे क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं? तो जैसा हमने देखा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है। देन इसके फाइनेंशियल्स हमने देखे, तो फाइनेंशियल्स में जैसा मैंने आपको बताया कि लॉस जो है कंपनी जो है दिखा रही है, लेकिन उस लॉस के पीछे क्या रीज़न है वो भी मैंने आपको बताया। देन बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो भी मैंने आपको बताया था कि ऐसी कंपनीज जो थर्ड पार्टी से पहले रॉ मटेरियल लेती हैं, रेडी करती हैं, तो इनके पास जो है डेट भी रहता है। लेकिन कंपनी अपनी डेट को भी कम करने जा रही है। जब नए न्यू सेंटर्स ओपन करेगी तो और ज़्यादा इनको इससे प्रॉफिट होगा। तो इन सब के बाद अब हम ये कह सकते हैं कि एक डिसेंट लिस्टिंग गेन के लिए इस आईपीओ में अप्लाई तो किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि विदाउट एनी रिस्क अगर आप जाना चाहते हैं, कि कोई अगर इसमें रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप फर्स्ट डे आप इसको अप्लाई ना करें, थर्ड डे का वेट करें। अगर थर्ड डे के मिड तक 12-1 बजे तक ये 5 टाइम सब्सक्राइब हो जाता है, हमें इसमें अच्छी डिमांड देखने को मिलती है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि इसमें आपको कुछ तो लिस्टिंग गेन ज़रूर मिलने वाला है। तो थर्ड डे के मिड डे तक वेट करें। अगर 5 टाइम्स इसमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलती है, डिमांड आती है, तो आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी एनालिसिस के बेसिस पे आप जो है लास्ट डे तक वेट करें, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करें कि अप्लाई करना है या नहीं। तो होप करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए। थैंक यू।